हाय एवरीवन, दिस इज विपुल मेहता। वेलकम टू अमेज़न एकेडमी। और आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में स्टोइशियोमेट्री। अब स्टोइशियोमेट्री एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो काफी लेयर्ड कॉन्सेप्ट है। आज हम एकदम फंडामेंटल पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम देखेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट्स के बारे में क्या होता है, और आगे जब हम वीडियोस देखेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस में, तब भी हम इसी को यूज करने वाले हैं। स्टोइशियोमेट्री कनेक्ट क्या करता है कि अगर एक इक्वेशन में आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं तो उनके मोल्स के बीच में क्या रिलेशन निकाल सकते हैं। दैट्स व्हाट स्टोइशियोमेट्री इज ऑल अबाउट। क्या कवर करने वाले आज हम कवर करने वाले हैं स्टोइशियोमेट्री, हम कवर करने वाले हैं परसेंटेज यील्ड कैसे निकालते हैं, हम कवर करने वाले हैं कैसे सीक्वेंशियल रिएक्शंस के अंदर हमें एक मोल से दूसरे मोल्स अगर निकालने हैं तो कैसे डील करना है उसके साथ। चलिए, स्टोइशियोमेट्री की अगर मैं बात करूं, स्टोइशियोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या। स्टोइशियोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि जो इक्वेशन है, द इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो पहले उसको बैलेंस करिए, उसके बाद ही आप ये यूज कर पाएंगे। सपोज आपने इक्वेशन बैलेंस करी और वो इक्वेशन ऐसी आई, ए ए प्लस बी बी गिव्स सी सी प्लस डी डी। तो इस इक्वेशन के अंदर ये जो आपने स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी लिखा है, दीज आर नोन एज स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये नंबर्स होते हैं। और कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी जो है, these are either elements or molecules or different type of compounds. Just to give you an example, suppose मैं यहाँ पे लिखता हूँ C plus half O2 gives CO2। अगर मैं आपको ऐसा कहता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट हाफ है, और यहाँ पे स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, और ये कैपिटल A है, ये कैपिटल B है, ये कैपिटल C है। सिंपल है। Now how do we read this equation? तो इस इक्वेशन को पढ़ने का एक तरीका क्या है, बहुत सिंपल तरीका है। आप अगर इस इक्वेशन को देखेंगे तो ये इक्वेशन में ये लिखा हुआ है कि A मोल्स ऑफ A reacts with B moles of B to give C moles of C and D moles of D। यानी कि अगर मैं इस इक्वेशन में इसको पढ़ता हूं तो लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ कार्बन reacts with half mole of O2 to give 1 mole of CO2। सबको समझ में आ गई ये बात। अब अगर मैं इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखता हूं, तो सपोज मैं कहता हूं कि मैंने कार्बन के 2 मोल दिए, तो 1 मोल हाफ मोल ऑफ O2 से रिएक्ट करता है, तो 2 मोल ऑफ कार्बन विल रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ O2। या फिर कितने CO2 के मोल्स बनेंगे, 1 मोल ऑफ कार्बन 1 मोल ऑफ CO2 देता है, तो 2 मोल ऑफ कार्बन 2 मोल ऑफ CO2 देगा। तो एक तो यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं। मैं सोचता हूं यूनिटरी मेथड जब हाई प्रेशर सिचुएशन जैसे एग्जाम्स होते हैं उसमें कुछ ना कुछ गलतियां हो सकती है, तो एक बेटर तरीका ये है, आप इसको ऐसे ध्यान रखिए। मोल्स ऑफ A by stoichiometric coefficient is equal to moles of B by stoichiometric coefficient is equal to moles of C by stoichiometric coefficient is equal to moles of D by stoichiometric coefficient। इसको इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। That's a much better way to remember it. जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, सपोज यहाँ पे इसको यूज करना है मुझे, तो मैं क्या लिखूंगा, मोल्स ऑफ कार्बन बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ O2 बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसको ऐसे याद रखेंगे हम। क्लियर है ये? इसको यूज करते हैं। यहाँ पे सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ये एग्जाम्पल की तरह करते हैं इसको। सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि C6H12O6 है, इसके आपको 2 मोल्स दिए हुए हैं, और इसको मैं रिएक्ट करवा रहा हूं ऑक्सीजन के साथ, और यहां पे बन रहा है CO2 प्लस H2O। आपको मुझे बताना है कि इसके कितने मोल्स हैं, इसके कितने मोल्स हैं, और इसके कितने मोल्स हैं। ये सपोज मैंने आपसे पूछा। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप है बैलेंस करना।
तो कार्बन बैलेंस नहीं है, ये कार्बन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, ये हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कितने हैं 12 प्लस 6 18, तो ये ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। नाउ वंस द इक्वेशन इज बैलेंस्ड, आई कैन यूज moles of A by stoichiometric coefficient is equal to moles of B by stoichiometric coefficient is equal to moles of C by stoichiometric coefficient is equal to moles of D by stoichiometric coefficient। तो अगर मैं उसको यूज करता हूं यहाँ पे तो क्या आएगा, moles of C6H12O6 by stoichiometric coefficient is equal to moles of O2 by 6 is equal to moles of CO2 by 6 is equal to moles of H2O by 6। अब मुझे दिया हुआ है कि इसके 2 मोल्स हैं, तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को यहां से यहां पे सॉल्व करता हूं तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा बताइए, यहां से आ जाएगा मेरे पास मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू 10। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मोल्स ऑफ CO2 भी क्या आ जाएगा 12, और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मोल्स ऑफ H2O क्या आ जाएगा मेरे पास फिर से 12। सिंपल है ये। इसी प्रकार एक सपोज सवाल आपको और देता हूं मैं। सपोज मैंने आपको कहा एग्जाम्पल 2 P4 प्लस O2 गिव्स P4O10। आपको मैं कहता हूं कि इसके 2 मोल्स हैं, आपको मुझे बताना है कि इसके कितने मोल्स हैं और इसके कितने मोल्स हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, बैलेंस करना। तो फॉस्फोरस बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, ये हो गया आपके पास ऑक्सीजन बैलेंस्ड। अगर ये हो गया तो आप इक्वेशन क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ फॉस्फोरस बाय 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ O2 बाय 5 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ P4O10 बाय 1, ऐसा लिख सकते हैं। अब आपको दिया हुआ है कि इसके 2 मोल्स हैं, तो यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसके कितने मोल्स आ जाएंगे, 5 इंटू 2 यानी कि 10, और इसके कितने आ जाएंगे 5 इंटू 1 यानी कि 1। तो इस तरीके से कर लेंगे, सवाल बहुत आसान है। स्ट्रेट फॉरवर्ड है काफी। परसेंटेज यील्ड, सबसे पहले परसेंटेज यील्ड का मतलब क्या है, तो परसेंटेज यील्ड का मतलब ये होता है किसी भी कंपाउंड की एक्चुअल कितनी यील्ड है अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड क्या है, मतलब थ्योरेटिकली कितना बनना चाहिए था और एक्चुअली कितना मिला इनटू 100। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, सपोज मैं आपसे कहता कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2, और इस रिएक्शन में मैं आपसे कहता कि इसकी परसेंटेज यील्ड है लेट्स से 20%। सपोज मैं आपको ये देता, मैं आपसे कहता कि इसके 3 मोल है, आपको मुझे बताना है कि इसके कितने मोल्स हैं। सपोज मैंने आपसे ये सवाल पूछा, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, चेक करिए बिल्कुल बैलेंस्ड है। तो थ्योरेटिकली कितना मिलना था पहले मुझे वो निकालना है। तो थ्योरेटिकली जो मिलना था वो कैसे निकालेंगे हम कहेंगे ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, तो मोल्स ऑफ कार्बन बाय 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट व्हिच इज 1। आपको इसके 3 मोल दिए हुए हैं, देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू 3, एंड दिस इज बेसिकली थ्योरेटिकली मुझे कितना मिलना चाहिए था, दिस इज थ्योरेटिकल यील्ड। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि परसेंटेज यील्ड 20% है, सो 20 की वैल्यू क्या है, एक्चुअली कितना मिलना चाहिए था, एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100, देयरफॉर एक्चुअल यील्ड कितना होगा, दैट विल बी 20 इंटू 0.3 यानी कि 0.6। तो जिस रिएक्शन में मुझे कार्बन के 3 मोल मिलने चाहिए थे, एक्चुअली मैंने 20 इंटू 0.3 लिख दिया, ये आएगा 20 इंटू 20 बाय 100 इंटू 3। इसको मैं सही कर देता हूं, एक मिनट, ये हो गया सही, आंसर तो वही रहेगा बट सही कर देते हैं इसको। तो जिस रिएक्शन में मुझे 3 मोल्स मिलने चाहिए थे उसमें केवल 20% ऑफ 3 मोल्स मुझे मिल रहे हैं। तो इन अ वे आप परसेंटेज यील्ड को एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन की तरह भी देख सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, हेबर्स प्रोसेस होता है एक, आपको पता है हेबर्स प्रोसेस, हेबर्स प्रोसेस यूज करते हैं हम फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। तो इस हेबर्स प्रोसेस में क्या होता है, हम नाइट्रोजन को रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोजन से टू मैन्युफैक्चर अमोनिया। सपोज मैं कहता हूं कि इस रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड है 60%, और मैं कहता हूं कि आपको मैंने इसके 3 मोल्स दिए हैं, आपको मुझे बताना है कि इसके कितने मोल्स बनेंगे। सपोज मैंने आपको ये सवाल दिया
तो एक्चुअली अमोनिया के कितने मोल्स मिलेंगे निकालना है। सबसे पहले इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। नाइट्रोजन बैलेंस है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये हो गया नाइट्रोजन बैलेंस, ये हो गया नाइट्रोजन बैलेंस, ये हो गया हाइड्रोजन बैलेंस। ये दोनों बैलेंस हो गए। अब मैं स्टोइशियोमेट्री से ये निकाल सकता हूँ कि अमोनिया के थ्योरेटिकली कितने मोल्स बनने चाहिए थे। कैसे निकालेंगे वो? मोल्स ऑफ नाइट्रोजन बाय 3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ अमोनिया बाय 2। आपको ये दिया हुआ है कि इसके 3 मोल्स हैं, देयरफॉर मोल्स ऑफ अमोनिया कितने होंगे? 2 मोल्स होंगे। नहीं, 2 मोल्स नहीं होंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया है, इसको 1 कर देते हैं तो ये इफेक्टिवली आएगा 6 मोल्स। ये मैंने सही कर देते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 यानी कि 6 मोल्स। ठीक है, अब ठीक है, तो 3 मोल्स के लिए 6 मोल्स मिलेंगे। अब सवाल ये है कि ये तो आपके पास थ्योरेटिकल मोल्स है, तो एक्चुअल मोल्स कैसे निकालेंगे? तो हमको परसेंटेज यील्ड दी हुई है 60%, दिस विल बी इक्वल टू एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। तो मुझे एक्चुअल कितने अमोनिया के मोल्स मिलेंगे? एक्चुअल यील्ड और एक्चुअल मोल्स ऑफ अमोनिया कितने होंगे बताइए? मुझे मिलने चाहिए थे 6 मोल्स, लेकिन मुझे मिलेंगे 6 इंटू 0.6 यानी कि केवल 3.6 मोल्स। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। चलिए, अब आता है आपके पास सीक्वेंशियल रिएक्शन। सीक्वेंशियल रिएक्शंस का मतलब क्या होता है कि एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस है, आपको मैं किसी के भी एक के मोल दूंगा और मैं पूछूंगा आप बाकी बताइए सबके मोल्स कितने होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सवाल देता हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। जैसे मैंने आपको कहा कि KClO3 दिया है, मैंने आपको KClO3 है, इसका 1 मोल दिया है, इसको मैं गर्म करता हूँ तो यहाँ पे KCl प्लस O2 मिलता है। ये जो O2 है ये रिएक्ट करता है कार्बन से और CO देता है, और जो ये CO है ये यूज आता है रिडक्शन ऑफ Fe2O3 के, टू गिव यू आयरन प्लस CO2। सपोज मैंने आपको ये सवाल दिया, अब इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे आप, तो इस क्वेश्चन को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप क्या कह सकते हैं कि सबसे पहले KClO3 से O2 बन रहा है, वो O2 आगे रिएक्ट करके CO दे रहा है, वो CO Fe2O3 से रिएक्ट कर रहा है, यही सवाल है। सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर दीजिए, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अगर इसका 1 मोल है, सबसे पहले इसको बैलेंस कर दीजिए, तो ये 3/2 ये बैलेंस हो गया। सेकंड इक्वेशन मैंने बैलेंस दी थी। थर्ड इक्वेशन के अंदर क्या कर सकते हैं, इसको आप कर दीजिए 3 टाइम्स, इसको आप कर दीजिए 2 टाइम्स। आयरन बैलेंस्ड है, कार्बन को भी बैलेंस कर दिया, और ये ऑक्सीजन भी बैलेंस है, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड नाउ। सो अगर इसका 1 मोल है, ठीक है, तो आप मुझे बताइए फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से क्या कह सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूं कि फर्स्ट इक्वेशन से क्या कह सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन मैं कह सकता हूं मोल्स ऑफ KClO3 बाय 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ O2 बाय 3/2। अच्छा, आपको दिया हुआ है कि मोल्स ऑफ KClO3 1 है, तो यहां से आपके पास आ जाएगा कि मोल्स ऑफ O2 है आपके पास 3/2 इंटू 1, दैट इज 3/2। क्लियर है? आप सेकंड इक्वेशन पे आइए। अब सेकंड इक्वेशन से आप क्या कह सकते हैं, जल्दी से बताइए। मैं यहां पे O2 से CO निकालूंगा, तो मैं कह सकता हूं मोल्स ऑफ O2 बाय हाफ इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO बाय 1। अच्छा, मोल्स ऑफ O2 कितने हैं आपके पास? 3/2 है, तो ये आ जाएगा आपके पास 3/2 बाय हाफ इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO बाय 1। तो यहां से आ जाएगा आपके पास मोल्स ऑफ CO इज इक्वल टू 3। सिंपल है ये भी। और जो लास्ट इक्वेशन है, अब उससे मुझे Fe निकालना है, क्योंकि मुझे ये निकालना है कि इसके कितने मोल्स हैं। तो थर्ड इक्वेशन से मैं क्या कह सकता हूं कि मोल्स ऑफ CO बाय 3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ Fe बाय 2। CO के आपको 3 मोल्स दिए हुए, तो यहां से मोल्स ऑफ Fe कितना आ जाएगा आपके पास? 3/3 इंटू 2, यानी कि आ जाएगा आपके पास मोल्स ऑफ Fe इज इक्वल टू 2।
तो बेसिकली मैं आपसे फर्स्ट इक्वेशन के अंदर जो आपको किसी के भी मोल्स दिए और मैं थर्ड इक्वेशन में आपको उस दूसरी चीज के मोल्स पूछ रहा हूं, तो कनेक्ट करके निकाल सकते हैं इसको। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कुछ भी याद नहीं करना है, मतलब ये प्योर गेम प्ले है ना। ये प्रैक्टिस से काफी इंप्रूव हो जाएगा। तो आप Amazon Academy पे देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस है प्रैक्टिस करने के लिए। सो आफ्टर यू सी दिस वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो टू दैट Amazon Academy ऐप एंड ट्राई ऑल दोस प्रॉब्लम्स। ओके, चलिए एक सवाल और कर लेते हैं इस पे। ठीक है, तो सवाल बहुत सरल है ये। ठीक है, सवाल क्या है, आपको मैं कहता हूं कि ए है, ए से बनता है बी प्लस सी प्लस डी, डी से बनता है 2e और e से बनता है 4f। ठीक है, ये सपोज मैंने आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में बताया। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इसका एक मोल है, आपको मुझे बताना है कि इसके कितने मोल है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन से क्या कह सकते हैं, जल्दी से डी निकाल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। तो अपन कह सकते हैं कि मोल्स ऑफ ए बाय 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ डी बाय 1। मोल्स ऑफ ए आपको 1 दिया हुआ है, देयरफॉर मोल्स ऑफ डी कितने आ जाएंगे, फर्स्ट से 1। तो ये इक्वेशन सॉर्ट हो गई, इसका आपके पास एक मोल आ गया। एक बार आपके इसका एक मोल आ गया तो ई के मोल्स निकालने हैं। चलिए अब ये सवाल है कि इसका एक मोल दिया हुआ है। चलिए सेकंड इक्वेशन पे आइए। तो सेकंड इक्वेशन को आप क्या कहेंगे, मोल्स ऑफ डी बाय 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ई बाय 2। तो ये आपको 1 दिया हुआ है, तो यहां से आप मोल्स ऑफ ई कितने निकाल सकते हैं, वो 2 आ जाएगा। अब इसके अगर आपके पास 2 मोल्स हैं तो आप क्या कह सकते हैं थर्ड इक्वेशन से, आप थर्ड इक्वेशन से कह सकते हैं मोल्स ऑफ ई बाय 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ एफ बाय 2। इसके आपको 2 मोल्स दिए हुए हैं, तो मोल्स ऑफ एफ कितने आ जाएंगे आपके पास, 4 हो जाएगा। ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं बहुत। पहला सवाल है, HCl अगर रिएक्ट करता है MgOH ट्वाइस के 20 ग्राम्स के साथ, तो आपको ये बताना है कि HCl का वेट कितना होगा। तो इस टाइप के सवालों में अभी आई वुड नॉट एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू नो द रिएक्शन, सो आई एम गिविंग यू द रिएक्शंस। लेट्स से दिस इज द रिएक्शन, MgOH ट्वाइस प्लस HCl गिव्स MgCl2, एसिड बेस्ड रिएक्शन है, प्लस वाटर। इसको बैलेंस कर देते हैं, तो ये ट्वाइस हो जाएगा, ये भी ट्वाइस हो जाएगा। अब ये बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई। आपको दिया हुआ है कि इसका 20 ग्राम है, अगर आपको दिया हुआ है इसका 20 ग्राम्स है, तो आप मुझे बता सकते हैं इसके मोल्स कितने होंगे। 20 अपॉन MgOH ट्वाइस का वेट कितना होगा, आपके पास MgOH ट्वाइस का वेट आ जाएगा 58। तो ये आ गए आपके पास इसके मोल्स। अब तो कहानी खत्म हो गई। अब आप क्या कह सकते हैं, मोल्स ऑफ MgOH ट्वाइस बाय 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ HCl बाय 2। तो मोल्स ऑफ HCl कितने आ जाएंगे आपके पास, 2 इंटू 20 बाय 58। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये किसके बराबर होगा, ये होगा वेट ऑफ HCl अपॉन 36.5। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए वेट ऑफ HCl क्या होगा, तो वो होगा 2 इंटू 20 बाय 58 इंटू 36.5। ये वैल्यू आप निकालेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 25 ग्राम्स आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। समझ में आ रहा है सबको। कैलकुलेशन पे इतना ध्यान मत दीजिए, बेसिकली कॉन्सेप्ट समझिए। कैलकुलेशन तो आप सीख ही जाएंगे, इसलिए मैं मल्टीप्लाई सबसे लास्ट स्टेप में करता हूं हमेशा। ठीक है, ये अगला सवाल है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 व्हिच विल इवॉल्व ऑन थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ 138 ग्राम्स ऑफ Ag2CO3। सपोज आपको किसी ने ये सवाल दिया है। अगेन मैं आपको इक्वेशन दे देता हूं, बाद में आप जब इनऑर्गेनिक सीख जाएंगे तो ये इक्वेशंस भी आप समझ जाएंगे। Ag2CO3 को अगर हम हीट करते हैं, थर्मल डीकंपोजिशन का मतलब है उसको गर्म करना, तो क्या होगा, वो सिल्वर देगा, प्लस देगा आपको CO2, प्लस देगा आपको O2। इसको बैलेंस करेंगे तो ये आ जाएगा 2Ag, कार्बन बैलेंस्ड है, ये हो गया ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड। अब सवाल ये है कि आपको 138 ग्राम्स ऑफ Ag2CO3 दिया हुआ है, तो मैं इसको लिख देता हूं कि आपको दिया हुआ है 138 ग्राम्स। अच्छी बात है। तो क्या आप बता सकते हैं इसके मोल्स कितने होंगे, कितने होंगे मोल्स इसके, 138 अपॉन Ag2CO3 का मॉलिक्यूलर वेट
वो कितना होगा आपके पास 2 इंटू 108 प्लस 60, यानी कि आ जाएगा आपके पास 276। चेक करके देख लीजिए। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Ag2CO3 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Ag2CO3 कैसे निकाला मैंने कहा उसको 2 इंटू 108 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 48, तो ये आएगा आपके पास 276। एक बार आपके पास इसके मोल्स आ गए, अब तो सवाल सरल हो गया बहुत। तो CO2 के मोल्स कैसे निकालेंगे आप? दिस विल कम आउट टू बी 0.5। ओके, सो आई कैन से मोल्स ऑफ Ag2CO3 by 1 is equal to moles of CO2 by 1। इसकी वैल्यू 0.5 है, देयरफॉर मोल्स ऑफ CO2 कितने आ गए आपके पास? 0.5। दिस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर एट STP ऑफ CO2 अपॉन 22.4। तो वॉल्यूम इन लीटर एट STP ऑफ CO2 कितना आएगा? वो आ जाएगा आपके पास 11.2 लीटर्स। तो इसका आंसर आ जाएगा ये। सिंपल है। चलिए आखिरी सवाल, इससे मैंने सीक्वेंशियल और परसेंटेज यील्ड दोनों को मिक्स कर दिया है। आपको दिया हुआ है कि ये एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस है। पहले इनका नंबरिंग कर देता हूं मैं, 1 2 3 और बैलेंस्ड है। आपको दिया हुआ है कि इसके 5 मोल है। आपको पूछा है कि इसके कितने मोल्स होंगे। चलिए करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन से ये बता दीजिए मुझे। फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं लेता हूं, फर्स्ट इक्वेशन, सो मोल्स ऑफ A by 1 is equal to moles of C by 1। therefore moles of C आने कितने चाहिए थे? 5, क्योंकि ये आपको 5 मोल्स दिए हुए थे। लेकिन परसेंटेज यील्ड आपके पास 50 है, सो एक्चुअल मोल्स ऑफ C कितने होंगे? सो एक्चुअल मोल्स ऑफ C विल बी 5 इंटू 0.5, क्योंकि 50% यील्ड है, तो 2.5 मोल्स आ जाएगा ये। यहां तक क्लियर है क्या? तो अगर इसका 2.5 मोल्स आ गया हमारे पास, इसको एक्चुअली थोड़ा सा आसान कर देता हूं सवाल को मैं, रुकिए। मैं इसका 1 मोल ही कर देता हूं ताकि कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी हो। इसका मैं आपको 1 मोल दे देता हूं। तो अगर इसका 1 मोल लेता हूं मैं सपोज, तो इसको मैं सही कर देता हूं। ये आपके पास हो जाएगा 1 मोल। तो मोल्स ऑफ कार्बन आपके पास आने कितने चाहिए थे? वो आने चाहिए थे 1। तो इसको मैं कर देता हूं, मोल्स ऑफ कार्बन शुड बी 1 एंड दिस शुड बी 1 इंटू 0.5 या फिर 0.5। यहां तक क्लियर है? तो अब यहां पे इसके 0.5 मोल्स आपके पास है। अगर इसके 0.5 मोल्स हैं तो D के मोल्स कितने आने चाहिए थे? मैं यहां पे लिख सकता हूं मोल्स ऑफ कार्बन बाय 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ D बाय 2। अब मोल्स ऑफ कार्बन की वैल्यू तो 0.5 है, तो D के कितने मोल्स आने चाहिए थे? 1। लेकिन इसकी परसेंटेज यील्ड कितनी है? 70%। तो दिस इंटू 0.7 कर दूं मैं, तो D के कितने मोल्स आएंगे मेरे पास? 0.7 मोल्स। उसको मैं यहां लिख देता हूं। अगर D के 0.7 है तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? मैं इसको लाल से लिखता हूं। मैं लिखता हूं मोल्स ऑफ D बाय 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ G बाय 1। तो मोल्स ऑफ G आने चाहिए थे मेरे पास 0.7, बट उसकी परसेंटेज यील्ड कितनी है? 30%। तो इंटू 0.3 कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा? 0.21। तो ये आपके पास आ गया इसका आंसर। तो आज जो मैंने स्टोइशियोमेट्री के बारे में बताया है, आप सब लोग कभी घर जाके प्रैक्टिस करिए थोड़ी। Amazon Academy ऐप पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगले वीडियो के अंदर हम देखेंगे लिमिटिंग रिएजेंट्स कैसे सॉल्व करते हैं। यानी कि अगर एक सवाल के अंदर किसी 2 रिएक्टेंट के मोल्स दे दिए जाए तो बाकी सबके मोल्स कैसे निकालते हैं। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और मेहनत करते रहिए। बाय। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.